नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। देखिए, मेनली जो हमारा फोकस होता है वो होता है नेट पर, और जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम है उन सभी को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा हिंदी साहित्य से संबंधित आप इसको कह सकते हैं। और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, वह भी अच्छे हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक के जितने भी रचनाकार हैं, मतलब कि सिलेबस में जितने भी रचनाकार दिए गए हैं, उन सभी के जन्म वर्ष को लेके आया हूँ, मतलब जन्म के क्रम को लेके आया हूँ, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब 5 नंबर जो है आपके इसमें पक्के हो सकते हैं। क्योंकि कभी भी सवाल पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है कि इनका जो जन्म है कब हुआ है, और मिलान में प्रश्न बनते हैं, कई जगह पे मतलब प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अगर आपने इन सबको ध्यान से देख लिया, याद कर लिया, तो आपके 5 नंबर जो है एग्ज़ाम में आप इससे मतलब पक्का कर सकते हो। तो देखिए, यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक के जितने भी रचनाएं हैं, उन रचनाकार हैं, जितने भी रचनाएं के रचनाकार हैं, उन सभी को जन्म वर्ष को देखेंगे और क्या मतलब उनका टाइम पीरियड रहा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है यूनिट 5 जो कि कविता है, और देखिए कवियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चंद बरदाई, जैसा कि आपको पता है, चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज के समय के रचनाकार हैं, और पृथ्वीराज का जो समय है 10वीं 11वीं सदी मानी जाती है। ठीक है, तो 10वीं 11वीं सदी इनका जो है जन्म वर्ष माना जाता है। 900 कुछ मतलब 950 ये माना जाता है, और आपको 10वीं सदी 11वीं सदी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अमीर खुसरो, 1253 ईस्वी इनका जो है जन्म वर्ष है। उसके बाद आते हैं विद्यापति, विद्यापति का जो है 360 माना जाता है, 14वीं शताब्दी आप याद कर लीजिए। कबीर का तो पक्का है 1398, और ये बहुत जगह पूछा भी जाता है। इनका जो जन्म है 14वीं शताब्दी में है, 1398। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, और इसको याद कर लीजिए जायसी, जायसी का जो है 1464। तो जायसी जो है 1464 के हैं, सूरदास से बड़े हैं, और 1478 सूरदास का जन्म वर्ष है। वहीं देखें मीरा, तो मीरा का है 1504, 1504 में मीरा का जन्म हुआ है ना, तो इनको भी देख लेते हैं। तुलसीदास जो है 1537, 1537 में तुलसीदास का जन्म हुआ है, और तुलसीदास जो है किन किन से छोटे हैं, मीरा, सूरदास, जायसी, कबीर, इन सबसे छोटे हैं। तो 1537 इसको आप ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसे ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है वहाँ पे जब हम मिलान करते हैं कौन किससे छोटा है, क्योंकि आपको परफेक्ट डेट जो है कभी भी याद नहीं हो सकती। तो 1537 जो है तुलसीदास का जन्म वर्ष है। और देखिए क्या है, बिहारी की बात करें तो 1595, 1595 ईस्वी इनका जो है जन्म वर्ष है। और घनानंद की देख लीजिए, घनानंद 1689, 1689 में जो है घनानंद का जन्म हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, तो ये भी रचनाकार महत्वपूर्ण है, और 1865 जो है इनका समय वर्ष रहा है। मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, और इनकी रचनाएं जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 और 99 दोनों मानते हैं। ठीक है, तो 97 99 को दोनों को मानिए, और 1897 99 इनका जो है जन्म वर्ष है। सुमित्रा नंदन पंत को देखा जाए तो 1900 जो है 1900 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। महादेवी वर्मा जो है 1907 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको पता है कि ये चारों के चारों जो है छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पल्लव पंत जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको पल्लव पंत के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर पुरुष थे ये, इसलिए इनको पल्लव पंत के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी रचनाकार थे, प्रकृति से संबंधित कई रचनाएं इन्होंने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको आप कह सकते हैं कि
उस युग के मतलब कि महादेव, मतलब कि इनकी जो प्रवृत्ति थी थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। महादेव महादेव मतलब कि इनका ये जो है उस समय महादेव के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, और जो महादेवी वर्मा है उनको मीरा कहा जाता है और दुर्गा कहा जाता है। इनको कई नामों से हम जानते हैं। वीणा मतलब सरस्वती भी इनको हम कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लीजिए। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओजपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, और इनके जितनी भी रचनाएं हैं जब आप उसको पढ़ेंगे तो वीर रस से परिपूर्ण है। 1908 में इनका जन्म हुआ है। नागार्जुन 1911 में इनका जन्म हुआ है, और अज्ञे की बात करें तो इनका भी जन्म जो है 11 में हुआ है, 1911 में। तो नागार्जुन जो है थोड़े कड़क स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे मुंह पे ही किसी को भी जो मतलब जैसा है खरी खोटी कह देते हैं। अज्ञे जो हैं थोड़े साइंटिफिक व्यक्ति हैं। वे वैज्ञानिकता को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और ये सारी चीज़ें इनमें हमें देखने को मिलती है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में इनका जन्म हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में, और सुदामा पांडे धुमिल 1936 में। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है एक बार में याद नहीं होंगी, तो इनको आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तो मैं ये जो PDF है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको जैसा कि पता है, पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं टेलीग्राम पे सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 6 के अगर सभी कवियों की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं यूनिट 6 के कवियों की। तो देख लीजिए, पंडित गौरीदत्त 1836 में इन्होंने मतलब क्या लिखा है, उपन्यास लिखा है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हैं। पंडित गौरीदत्त का जो जन्म है 1836 में हुआ है। लाला श्री निवास दास 1850 में। प्रेमचंद 1880। प्रेमचंद जो महत्वपूर्ण है 1880, तो इनका आपको याद होना चाहिए। पंडित गौरीदत्त 1836 और लाला श्रीनिवास दास 1850, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान करते हुए चलिए। और यशपाल 1903 और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ है। महादेवी वर्मा का 1907 में जन्म हुआ है। और जो बच्चन हैं, हरिवंश राय बच्चन, उनका भी जन्म 1907 में हुआ है। तो कई सारे जो रचनाकार हैं उनका जो जन्म है एक ही वर्ष में हुआ है, तो उसको भी हमें जोड़ते हुए चलना है ताकि हमें चीज़ें जो है थोड़ी आसान रहे समझने में। अज्ञे का जो जन्म है 1911 में हुआ है। हमने पढ़ा था कि जो नागार्जुन है उनका भी जो जन्म था 1911 में ही था। तो इसको भी आप देखते चलिए। और देखिए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि तमस के नाम से जाना जाता है, जिसको आपको पढ़ना भी है। तो भीष्म साहनी 1915 में इनका जन्म है। और अमृतलाल नागर जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं, ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र हैं, जिन्होंने कलम का सिपाही जो रचना लिखी है 1916 में इनका जन्म हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक कथाकार के रूप में हम जानते हैं, 1921 में इनका जन्म हुआ है। कृष्णा सौबती की बात करें तो 1925 में इनका जन्म हुआ है। श्री लाल शुक्ल, इनका भी जन्म 1925 में ही हुआ है। और देखिए, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, इनका पूरा नाम जो है जगदीश चंद्र माथुर है, 1930 में हुआ है। मन्नू भंडारी 1931। तो इन सभी को मतलब कि आप जोड़ते हुए चलिए। कई जो रचनाकार आपको 2-3 जगह भी देखने को मिलेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये सारे जो थे हिंदी कहानीकार थे, ठीक है। तो अब देखेंगे हिंदी कहानीकार कालक्रमानुसार। तो देखिए, ये जितने भी हैं कहानीकार हैं, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। 1871 में इनका जन्म हुआ है। माधवराव सप्रे 1871। प्रेमचंद 1880। प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं और कहानी सम्राट के नाम से भी हम जानते हैं इनको, ठीक है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है 1883 में हुआ है। और देख लीजिए जयशंकर प्रसाद का, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, 1889। राजा राधिका रमन सिंह 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जो इनकी कहानी है राही, उसको पढ़ना है हमें। और जैनेन्द्र 1905। और देख लीजिए अज्ञा 1911, भीष्म साहनी 1915 और फणेश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924 और कृष्णा सोबती 1925 और निर्मल वर्मा 1929 और कमलेश्वर 1932 और शेखर जोशी 1932। तो इनको आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। नोट करने से क्या रहेगा, ज़्यादा मतलब कि लिखने से क्या होता है, ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। और ज्ञान रंजन का जो जन्म है 1936। तो ज्ञान रंजन की जो कहानी का नाम है पिता, उसको हमें पढ़ना है। और मैंने इस पर डाल भी रखा है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उसको हमने देख भी लिया है। हिंदी नाटककार के बारे में देखें तो हिंदी नाटकों को जो देखना है, जो जिन जिन ने नाटक लिखे हैं वे कौन कौन से रचनाकार हैं, तो उनको फिर से देख लेते हैं हम। भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जो कि हिंदी साहित्य के सलाहकार पुरुष और अग्रदूत भी कहे जा सकते हैं, पितामह भी हैं। तो इनका जो जन्म है 1850 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद को हमने पहले भी देखा, 1889 में इनका जन्म है। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 है। फिर देख लेते हैं उपेंद्र नाथ अस्क 1910 है। हबीब तनवीर 1923 है और मोहन राकेश 1925। धर्मवीर भारती 1926। धर्मवीर भारती की अगर आपने कुछ भी नहीं तो चंद्रकांता के बारे में आपको जरूर पता होगा, सुना होगा आपने इन्होंने कि चंद्रकांता जो है इनकी रचना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रचना है, जिसको मतलब कि एक समय का क्रेज माना जाता था कि बस उस रचना को पढ़ना ही पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 की इनका जन्म वर्ष है। मन्नू भंडारी 1931 है और शंकर शेष जो है 1933 के रचनाकार हैं। और देखते हैं निबंध, हिंदी निबंधकार जो हैं उनका जो जन्म है कब कब है, तो भारतेंदु का आपने देख ही लिया 1850 है। प्रताप नारायण मिश्र जो है 1856 है। इनका जो पूरा नाम है प्रताप नारायण मिश्र का बद्री नारायण प्रेमगन, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जो है अलग है, 1856 है। बाल मुकुंद गुप्त जो है 1865 है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 है। रामचंद्र शुक्ल का जो है 1884 है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 1907 के हैं। विवेकी राय 1924 के हैं और विद्यानिवास मिश्र जो है 1926 के हैं। तो इन सभी रचनाओं को, इनके रचनाकारों को आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमें, ये सिलेबस को ही मतलब उठा लाया हूँ मैं, जिसको हम अच्छे से एनालिसिस कर सके, पढ़ सके। और इनको आप जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, इनके जन्म क्रम को, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मतलब कि 5 या 7 क्वेश्चन तो इनसे देखने को आपको पक्का मिलते ही मिलते हैं हर एग्जाम में। अगर आपको विश्वास ना हो तो PYQs को आप देख सकते हैं। नामवर सिंह का जो जन्म है 1926 में हुआ है। विद्यानिवास मिश्र का 1926 में हुआ है और कुबेरनाथ राय 1935 में हुआ है। और बात करें अगर हम यूनिट 10 जो कि हमारी आखिरी यूनिट है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से रचनाकार आते हैं। शिवरानी देवी। शिवरानी देवी, जैसा कि आपको पता है कि शिवरानी देवी जो थी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी और प्रेमचंद से 9 वर्ष छोटी थी। 1889 में इनका जन्म हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जो है 1893 में इनका जन्म हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी 1899 में इनका जन्म हुआ है। महादेवी वर्मा के बारे में जैसा हमने शुरू में भी देख लिया 1907। हरिवंश राय बच्चन 1907 और रामधारी सिंह दिनकर 1908। और देख लीजिए
अज्ञा 1911 है, विष्णु प्रभाकर 1912 है, कृष्ण चंदन 1914 है, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 है और हरिशंकर परसाई 1924 है। रमणिका गुप्ता 1930 है और मन्नू भंडारी 1931 है। तुलसीराम मुर्दहिया, जो कि रचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दलित समाज पर लिखी गई रचना है, 1949 इनका जन्म वर्ष है। मुर्दहिया जो रचना है इनका, उसका प्रकाशन वर्ष जो है 2010 है और इन्होंने मुर्दहिया का ही जो सेकंड पार्ट है मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित किया है 2014 में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी जीवनी का ही दूसरा भाग है। ठीक है, तो इन सभी रचनाकारों को हमें पढ़ना है और इन सभी रचनाकारों के बारे में हमें इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए ये एक सीक्वेंस में ये सारी चीज़ों को लेके आया, ताकि चीज़ों को हम एक जगह आसानी से देख लें, समझ लें, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें जो हैं कंफ्यूज नहीं करती। तो यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक आप जितने भी रचनाकारों को पढ़ना है हमने देख लिया, और उनके जो भी जन्म है वर्ष है वो उनको हमने देख लिया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 5 से 7 नंबर आपके पक्का से पक्का यहाँ से बनेंगे। तो आप इन सभी को याद करने की कोशिश कीजिए और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके भी जन्म क्रमों को लेके, या उनका भी जो प्रकाशन वर्ष है उनके भी प्रकाशन वर्ष के साथ उनकी रचनाओं को लेके आऊँगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो देखिए, जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्यों, और जो भी मतलब पुराने स्टूडेंट हैं जिनका मतलब जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं वे भी जुड़े, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि उन्हें किस तरह के मतलब कि कंटेंट चाहिए, और आप सपोर्ट कीजिए हिंदी साहित्य के चैनल को, ताकि ये भी लोगों को और ज़्यादा दिखे, रीच इसकी बढ़े। और देखिए, लाइक कमेंट ये सब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट में बता दिया कीजिए कि आपको क्या चीज़ें जाननी है। तो उन सभी पे मैं काम करने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको अच्छा कंटेंट अब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं रोज़ रोज़ कंटेंट इस पर नहीं डालूँगा, हाँ, पर समय समय पे, जैसे कि हफ्ते में 15 दिन पे ज़रूर एक ना एक क्लास डाला करूँगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होगी, और वो क्लास आपके लिए मतलब एक तरह से रामबाण की तरह होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसको और ग्रो करने की कोशिश कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच के उनकी समस्याओं का भी हल कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।